प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज पटेल नगर भटहर गोरखपुर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड खा राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 5 अधिकारों के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले भाग में पढ़ा कि अधिकार क्या हैं, अधिकारों के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से अधिकार आते हैं, और इसके अलावा अधिकारों के प्रकार, इन चीजों के बारे में आपने अध्ययन किया। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कानूनी अधिकार और राजसत्ता के बारे में समझेंगे। दूसरी चीज समझेंगे अधिकार और जिम्मेदारियां, इसके बारे में समझेंगे, और मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बारे में हम लोग समझेंगे। बच्चों, अब हम पहले बिंदु की तरफ आते हैं, कानूनी अधिकार और राजसत्ता। सरकारों और कानून का संबंध। देखिए, अधिकारों के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजसत्ता का समर्थन हो, उन्हें कानूनी मान्यता मिली हो। जब तक अधिकारों को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होगी, तब तक अधिकारों का वास्तविक महत्व नहीं हो सकता। व्यक्ति उन अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब उन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त हो, अर्थात राजसत्ता का समर्थन प्राप्त हो। इसीलिए विश्व के सभी देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे कि राजसत्ता का उन्हें संरक्षण प्राप्त हो। बच्चों, भारत में क्या है? भारतीय संविधान में भी भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें जो आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनके संरक्षण की भी व्यवस्था राजसत्ता द्वारा है, राज्य द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा कुछ अधिकार इतिहास एवं रीति रिवाजों से। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि भारत में छुआछूत एक बीमारी थी, एक प्रथा परंपरा थी, जिसे अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत की जब बात कही गई मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो वो उसी रीति रिवाज और इतिहासों की उपज थे। ऐसा नहीं है कि सभी रीति रिवाज समाज हित में हो और उन्हें अधिकार के रूप में मान्यता मिले। जो अधिकार, जो मांग या जो प्रथाएं समाज हित में होती हैं, राज्य उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अनेक देशों में उनके इतिहासों से कुछ अधिकार आते हैं जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये अधिकार ऐसा नहीं है कि एक बार लिख उठे तो वो बने रहे। इन अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार भी हो रहा है। किस रूप में? न्यायालयों द्वारा जब उनकी विवेचना की जाती है तो उसमें कुछ नए तथ्य उभर कर आते हैं। विधायिकाओं द्वारा, इसके अलावा जनता के मांग के आधार पर, तो इस तरह अधिकार धीरे धीरे विस्तारित होते हैं और न्यायालयों द्वारा पुनर्व्याख्यायित भी कर जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा व्याख्यायित किए जाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे
बृहद होते जा रहे हैं। भारत में लीजिए, शिक्षा का अधिकार विधायिका ने दिया, प्रेस की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19(1) में निहित है, जहां वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। तो ये व्याख्या से आते हैं। इसी तरह जन सूचना अधिकार 2005, ये जो आपको अधिकार दिया गया, ये भी एक विस्तार का। तो इस तरह कहिए पूरे विश्व के अलावा भारत में भी अधिकारों के स्वरूप व्यापक होते जा रहे हैं, वो सनय सनय विस्तारित होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है अधिकार राज्य सत्ता से कुछ मांग करता है। आपको मान लीजिए शिक्षा का अधिकार मिला है, शिक्षा के अधिकार के तहत अब ये राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि वो विद्यालयों की उचित व्यवस्था करे, बच्चों को वो मूलभूत सुविधाएं दे जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ये राज्य सत्ता से मांग है, अधिकार करता है। आपको धन पालन का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही अधिकार ये मांग करता है कि आपके अंतःकरण के आधार पर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला, उस पर कोई हस्तक्षेप न कर सके। आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो राज्य से यह अधिकार मांग करता है कि आपके उन अधिकारों की रक्षा करे, शोषण करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा अधिकार राज्य को कुछ वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। ये वैधानिक दायित्व किस तरह के हैं? आपको स्वतंत्रता पूर्वक राज्य में रहने का अधिकार है, जिससे कि आप सुगमता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई अपराध आपके विरुद्ध होता है, तो राज्य का यह वैधानिक दायित्व है कि वो ऐसा करने वाले व्यक्ति को दंडित करे, और जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। यह राज्य का वैधानिक दायित्व है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा वो करे। इसके अलावा आता है अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ अधिकार कर देगा, अधिकार कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। वह प्रतिबंध व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो सकता है कि व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। राज्य कदापि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे, यह प्रतिबंध लगाया गया है अधिकारों के द्वारा। अधिकार इसीलिए जो राज्यों पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसीलिए जो मौलिक अधिकार भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार राज्य के नकारात्मक आदेशों की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य को कुछ रोका जाता है कुछ करने से। समझे बच्चों? अगला टॉपिक है अधिकार और जिम्मेदारियां। बच्चों, अधिकार की बात सब लोग करते हैं, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भूल जाते हैं। आज पर्यावरण को ले लीजिए, ओजोन परत में छिद्र होगा जिसका नुकसान सभी को उठाना होगा। उसके लिए सबके उत्तरदायित्व बनते हैं कि वनों की कटाई रोका जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, पर्यावरण संतुलित रखा जाए, जिसका लाभ इस पीढ़ी के अलावा आने वाली पीढ़ियों को मिले। यह केवल राज्य का उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि राज्य
जो निर्धारित करता है उससे पूरा करना नागरिकों का कर्तव्य होता है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करें तो आप सोचिए पर्यावरण कैसा होगा, आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, क्या उन्हें स्वच्छ वायु मिल सकता है? इसके अलावा अधिकार नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निर्धारित करते हैं। अधिकार आपको यदि बोलने का अधिकार दिया है तो इसके साथ ये अधिकार सबको है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूसरे के अधिकार प्रतिबंधित। इसके अलावा आप अपने पसंद के भोजन करते हैं, पसंद के कपड़े पहनते हैं, ये अधिकार यह भी मांग करता है कि आप दूसरे के पहनने और खाने में हस्तक्षेप ना करें। यह आपका उत्तरदायित्व है। अधिकारों का वास्तविक प्रयोग तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भी उचित निर्वहन करे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ अधिकार है तो एक तरफ कर्तव्य है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहेंगे। इसीलिए कहा गया है अधिकारों के अभाव, कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता। आगे आता है अधिकारों का संतुलित प्रयोग होना चाहिए। जहां कभी विवाद की स्थिति हो या तो उस स्थिति में अधिकारों के संतुलित प्रयोग की बात की जाती है। हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, वह चाहे राज सत्ता ही क्यों ना हो उसकी भी अपनी सीमा है। वह व्यक्ति के अधिकारों के अतिक्रमण नहीं कर सकता। नागरिकों को अधिकार मिला है तो वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसीलिए अधिकारों का संतुलित प्रयोग की बात कही जाती है। बिना संतुलित प्रयोग किए अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है नागरिकों को सजग व चौकस रहना चाहिए। किसी लोकतांत्रिक देश में जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और चौकस है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तब तक अधिकार बने रहेंगे। राज सत्ता कभी आपके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। लेकिन जहां जनता सोई तहां धीरे धीरे राज सत्ता उन अधिकारों का अतिक्रमण करना प्रारंभ करती है और परिणाम क्या होता है? अधिकार विहीन नागरिक, जिसमें आप तानाशाही की संज्ञा भी दे सकते हैं, जहां जनता को कोई अधिकार ना हो। बच्चों, ये जो अधिकार और जिम्मेदारियां या अधिकार और कर्तव्य की बात आती है, आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य को केवल अधिकार की मांग नहीं करनी चाहिए, राज सत्ता द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 6 मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 51A भाग 4A में मूल कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है, जो आपकी सभी किताबों में
वर्णित है वो हर विषय की पुस्तकों में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आप पर यह उत्तरदायित्व है कि आप उन कर्तव्यों का पालन करें, सजग व सचेत रहें, तभी अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे। अब हम बच्चों अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। देखो बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके पर दृश्य में जाइए, ये क्यों स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुतायत हुआ। उसके पहले उपनिवेशवाद के दौर में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। इस घोषणा में यह बातें निर्धारित की गई कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक देश को कटिबद्ध होना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों की होगी। यह भी कहा गया कि सभी शैक्षिक संस्थानों विश्वविद्यालयों में इस घोषणा पत्र को पढ़ाया जाएगा, उनके पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिसके पीछे यह मानना था कि जब इसको पढ़कर जनता अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तभी अधिकारों की सुरक्षा विधिवत तरीके से हो सकती है। बच्चों, ये जो मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा थी, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी कि इसमें समानता की बात कही गई थी, न्याय की, लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की, यह बातें इसमें कही गई थी। और यह आशा किया गया था कि जो विश्व समुदाय हो वह न्याय पर आधारित हो, नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, वे अपने अधिकारों का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और विश्व में रहने वाले सभी मानवों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए, मानव होने के नाते। इसके अलावा विधि के शासन द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा, कानून द्वारा हर देशों की सरकारें ऐसे कानूनों का निर्माण करें जिससे कि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास पर जोर दिया गया कि राष्ट्रों के मध्य समान व्यवहार हो, समानता के आधार पर राष्ट्र आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें। बच्चों, यह विश्वव्यापी जो मानवाधिकार थी, इसका उद्देश्य था जो उपनिवेशवाद के दौर की अमानवीयता थी उसे रोका जा सके और विश्व को मानवता के एक नए मापदंड पर आगे बढ़ाया जा सके, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत हो सके, जो भारतीय विचारधारा का मूल स्रोत भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन किया है और उसी नीतियों पर चलता है। इसी के साथ बच्चों, यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।